मित्रों नमस्कार। भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों के पास जो सबसे बड़ा अधिकार सौंपा है दोस्तों, वो अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, आंदोलन करने का अधिकार। और अगर हम आजाद भारत में आंदोलनों का इतिहास देखेंगे दोस्तों, तो इसकी एक लंबी श्रृंखला रही है। लेकिन चूंकि आज हम छात्र आंदोलन की बात करने वाले हैं, चूंकि सीजेपी के प्रोटेस्ट के परिप्रेक्ष्य में आज देश भर में चर्चा हो रही है कि इसके आंदोलन के बाद छात्रों ने क्या खोया, क्या पाया, राजनीतिक दलों को, किस राजनीतिक दल को कितना नफा और कितना नुकसान हुआ, सत्ताधारी दल पर इसका आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इन सब बातों का लगातार विश्लेषण हो रहा है दोस्तों। तो आज ये अवसर है हमारे सामने कि हम जाने कि आजाद भारत में दो बड़े छात्र आंदोलन हुए दोस्तों। आंदोलन जैसा मैंने कहा सैकड़ों हुए हैं, किसानों के आंदोलन हुए, गौ भक्तों का आंदोलन हुआ, अलग अलग आरक्षण विरोधियों का आंदोलन हुआ, तो आरक्षण समर्थकों का आंदोलन हुआ, दलितों का आंदोलन हुआ, जाटों का आंदोलन हुआ, पाटीदारों का आंदोलन हुआ, मराठों का आंदोलन हुआ, गुजरों का आंदोलन हुआ। नहीं, कोई आरक्षण के विरोध में, कोई आरक्षण के समर्थन में आंदोलन किया, किसी राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन हुआ, भाषा के नाम पर आंदोलन हुआ। लेकिन छात्रों के मुद्दे पर दो आंदोलन हुए दोस्तों, और ये दो आंदोलन इतने प्रभावी रहे दोस्तों कि 1974 के छात्र आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि देश में इंदिरा गांधी की द्वारा लगाया गया इमरजेंसी हटाकर देश में लोकतंत्र की बहाली हुई। सीजेपी के आंदोलन का परिणाम भी आप देख रहे हैं। सीजेपी के आंदोलन के परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी को अपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा और धराधर कई नए कानून, कुछ कानूनों में, पुराने कानूनों में संशोधन करने को सरकार बाध्य हुई है दोस्तों। तो आज ये अवसर है कि हम जानने का प्रयास करें कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो 1974 का छात्र आंदोलन था और 2026 का जो अभिजीत दीपके के नेतृत्व में सोनम वांगचुक के अनशन के साथ जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, जिसकी परिणति में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा और केंद्र सरकार को कई कानून बनाने पड़े, तो इन दोनों के बीच क्या क्या समानताएं थी और कहां कहां असमानता थी। तो दोस्तों इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, चूंकि अभी आंदोलन का क्रम जारी है। आप देख रहे हैं जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हुआ, अभिजीत दीपके का आंदोलन खत्म हुआ, तो एक छात्र आंदोलन झारखंड में चल रहा है। और दिल्ली के छात्र आंदोलन और झारखंड के छात्र आंदोलन में कई अंतर हैं, देखे जा रहे हैं दोस्तों। पंजाब में भी छात्रों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन पंजाब में जो छात्रों का आंदोलन है उसका चरित्र अलग है, दिल्ली के आंदोलन का चरित्र अलग है, झारखंड के छात्रों के आंदोलन का चरित्र अलग है। और कहा जा रहा है कि अब कर्नाटक में भी इसी प्रकार का छात्र आंदोलन की शुरुआत होने की सुगबुगाहट देखी जा रही है। तो मूल रूप से दोस्तों हो सकता है आने वाले दिनों में वैसे ही जैसे बिहार आंदोलन, जेपी आंदोलन जिसे हम जानते हैं दोस्तों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था, जिसकी शुरुआत तो गुजरात से हुई थी। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से उस आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, जब एक महाविद्यालय के कैंटीन में भोजन की क्वालिटी और उसके दाम के बारे संबंध में विवाद हुआ था कॉलेज प्रशासन और छात्रों के बीच, और वहां से वो सुलगी हुई, वहां से वो आंदोलन सुलगते बिहार पहुंचा, और बिहार पहुंचने के बाद दिल्ली की गद्दी तक उसकी तपिश महसूस ही नहीं की गई, बल्कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन कराने में कामयाब हुआ। अभी सीजेपी के आंदोलन के बाद जिन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ दोस्तों, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका यह था दोस्तों, सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, कि बीजेपी वो विधानसभा सीट हार गई जहां बीजेपी का सूर्य 31 वर्षों से अस्त नहीं हो रहा था। यानी भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की विधानसभा सीट हार गई दोस्तों, बांकीपुर। तो एक बड़ा झटका है और माना जा रहा है कि इस हार के पीछे छात्र आंदोलन की बड़ी भूमिका है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं छात्र आंदोलन का दोस्तों, जहां एक तरफ देश का विपक्ष इस छात्र आंदोलन को छात्रों की अभिव्यक्ति और छात्रों के आक्रोश का प्रतीक बता रही है। विपक्ष कह रहा है क्या है? विपक्ष ये कह रहा है कि इस आंदोलन में जितने भी आंदोलनकारी थे वो केवल छात्रों के मुद्दे पर नहीं, बल्कि वो सरकार से नाराज थे अलग अलग विषयों पर। कोई बात कर रहा था वहां उमर खालिद की,
रिहाई की, कोई शर्जील इमाम की रिहाई की बात कर रहा था, कोई धारा 370 के खत्म छात्रों के मुद्दे थे, लेकिन साथ साथ धारा 370 भी मुद्दा बना हुआ था। वहां उमर खालिद भी मुद्दा बना हुआ था, वहां किसानों की मांगे भी मुद्दा बना हुआ था। ठीक है, वहां यूजीसी एक्ट का विरोध करने वाले छात्र भी थे जो अभिजीत दीपके के साथ थे। ठीक है, तो कई प्रकार के लोग थे अभिजीत दीपके के साथ। वो लोग भी थे जो जिन्होंने CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। तो यानी जो कॉकरोच जनता पार्टी CJP का जो आंदोलन था दोस्तों, ये आंदोलन का मंच छात्रों ने तैयार किया, लेकिन इस मंच पर हर तरफ के लोग थे। यानी आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो वर्तमान में सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके खिलाफ जितने भी लोग हैं, जितनी भी ताकतें हैं, वो सब एकजुट थे। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी, आपको पता है अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका, सौरभ दास, ऐसे लोगों का संबंध आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं बताऊंगा दोस्तों जेपी आंदोलन के बारे में भी लगभग ऐसी ही समानताएं हैं। बने रहिएगा अंत तक, ऐसी ही समानताएं दोनों आंदोलन में है। ठीक है, तो जहां आशुतोष रंका, सौरभ दास, अभिजीत दीपके का संबंध अरविंद केजरीवाल से, वही आप गौर कीजिएगा दोस्तों, इसी जंतर मंतर पर जहां सोनम वांगचुक का मंच था, उसी के बगल में कम्युनिस्ट छात्र संगठन भी अपना अनशन और प्रदर्शन कर रही थी, डफली बजा रहे थे। नेहा बोरा के साथ उनके 2 और साथी वो भी अनशन पर बैठे थे। यानी इस आंदोलन में अभिजीत दीपके के साथ कौन था? वामपंथी खेमा था। अभिजीत दीपके के साथ कौन था? वो लोग विशेषकर मैं धर्म के आधार पर बता रहा हूं, मुसलमान, जो CAA से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर हराने को तत्पर होते हैं, हर उस पार्टी का समर्थन करने को तैयार हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विधानसभा सीटों पर, अलग अलग लोकसभा सीटों पर जो बीजेपी के उम्मीदवार को हराने की स्थिति में होता है, तो हर उस आंदोलन को वो समर्थन करने को तैयार है जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली की गद्दी से हट सकती है। यानी आप कह सकते हैं एक तरफ ये आंदोलन जो था उन लोगों का आंदोलन था, छात्र थे, लेकिन छात्र के साथ उन लोगों की ताकत थी जो किसी भी कीमत पर सत्ता परिवर्तन चाहती है। और इसमें एंटी बीजेपी जितने भी लोग हैं सब के सब थे। इतना ही नहीं, मैं बताऊंगा आपको, इसमें ऐसे कई आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी आपको दिखे होंगे दोस्तों, जिन्होंने लगातार बीजेपी का समर्थन किया है, नरेंद्र मोदी के प्रशंसक रहे हैं, लेकिन अब वो चाहते क्या है कि नहीं, अब नरेंद्र मोदी नहीं। ऐसे बड़ी संख्या है, क्योंकि 12 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। लगभग ऐसी ही परिस्थिति दोस्तों 1974 में थी। 1974 में थी, लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। मैं आज उन कारणों में नहीं जाऊंगा जिस कारण से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। मैं केवल आंदोलन की बात करूंगा दोस्तों। 18 मार्च 1974 को बिहार के छात्रों ने घोषणा किया था। मैं केवल आंदोलन का चरित्र बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए बता रहा हूं कि ये जो संसद मार्च हुआ 20 जुलाई को, जब आंदोलन अपने पराकाष्ठा पर पहुंचा था, जिससे भयभीत होकर नरेंद्र मोदी ने तीनों मांगे मानने की सहमति जताई। वो दिन था 20 जुलाई, जब संसद की तरफ बढ़ती हुई भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को पैलेट गन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। संसद की तरफ बढ़ रही भीड़ को रोकने के लिए सरकार को पैलेट गन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। तो 20 जुलाई याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए बिहार आंदोलन, लगभग ऐसी ही स्थिति, लगभग जितने वर्षों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, 12 साल से, लगभग लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, और तब से 1974 आते आते मैंने बताया आग सुलगी थी गुजरात से नवनिर्माण आंदोलन के नाम पर। वो आंदोलन की तपिश पहुंची बिहार में भी छात्रों ने शैक्षणिक अराजकता, फीस में वृद्धि के खिलाफ आंदोलन शुरुआत कर दी। और 18 मार्च 1974 वो दिन था दोस्तों जब विधानसभा घेराव, जैसे संसद मार्च की घोषणा दिल्ली में की गई थी, वैसे ही विधानसभा घेराव की घोषणा हुई थी।
और विधानसभा मार्च के लिए छात्र बिहार के अलग अलग जिलों से पटना पहुंचे थे। और ये छात्र दोस्तों जब विधानसभा की तरफ बढ़े, उसके बाद पुलिस ने फायर किया। पहले लाठी चली, पानी की बौछार हुई, उसके बाद गोलियां चली, जिसमें 3 छात्र मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। इस आंदोलन का नेतृत्व पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ कर रहा था। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? याद रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की विशेषता क्या थी दोस्तों? गुजरात से आंदोलन निकल कर आया पटना विश्वविद्यालय, और उन दिनों पटना विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्तर यह था दोस्तों कि पटना विश्वविद्यालय को पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वी भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। यानी पढ़ाई शिक्षा का स्तर आज की तुलना में, 2026 की तुलना में कम से कम सैकड़ों गुना बेहतर हुआ करती थी। उन दिनों की बात मैं बता रहा हूं। तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की बातें पूरा बिहार सुनता था कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने आह्वान किया है। इसका मतलब है कि पटना विश्वविद्यालय जो बहुत बड़ी बात है। तो शैक्षणिक अराजकता, फीस वृद्धि, ऐसे कई मुद्दों पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई और छात्रों ने विधानसभा घेराव करने की घोषणा की। सरकार, अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे बिहार में, गोली चली, 3 छात्र मारे गए। लाठीचार्ज में सैकड़ों छात्र घायल हुए थे। जंतर मंतर और संसद में गोली नहीं चली थी, याद रखिएगा। सैकड़ों छात्र मारे गए, घायल हुए थे दोस्तों, अस्पताल में भर्ती हुए थे 18 मार्च 1974 को। और उन दिनों जो आयोजक थी दोस्तों पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के मैं आज आपको 3 आपके परिचित पदाधिकारियों का नाम बता रहा हूं। आप अधिकतर दर्शक जानते होंगे उन तीनों नामों को। छात्र संघ के अध्यक्ष थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव की उम्र उन दिनों लगभग 29 से 30 वर्ष हुआ करता था दोस्तों। 29 या 30 वर्ष के लालू यादव हुआ करते थे लगभग। चूंकि कई वर्षों से वो यूनिवर्सिटी में केवल इसलिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जिससे कि वो छात्र संघ का चुनाव लड़ते रहे, छात्र राजनीति करते रहे। आप बात समझिए, आप मिलाइएगा, मैच कितना करेगा आपको सीजेपी आंदोलन और जेपी आंदोलन। तो लालू यादव यूनिवर्सिटी में इसलिए बने हुए थे दोस्तों क्योंकि लालू यादव विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करना चाहते थे, लंबे समय से कर रहे थे। पहले महासचिव रह चुके थे, फिर अध्यक्ष थे। दूसरा महासचिव जनरल सेक्रेटरी जिसका नाम आपने सुना होगा दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। उन दिनों जनरल सेक्रेटरी थे। अध्यक्ष के बाद सेकंड पावरफुल पोस्ट होता है जनरल सेक्रेटरी का, और सुशील मोदी जनरल सेक्रेटरी थे। तो पटना साइंस कॉलेज में ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष के छात्र थे, यानी ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष के छात्र थे सुशील कुमार मोदी। आप समझ रहे, रेगुलर छात्र सुशील मोदी थे और लालू यादव केवल इसलिए छात्र बने हुए थे। उनकी डिग्री देखिए, आपको दिखेगा लंबा है डिग्री, पीजी है, एलएलबी है, कई विषयों में पीजी है। तो लालू यादव इसलिए बने हुए थे छात्र राजनीति करने के लिए। रविशंकर प्रसाद तीसरा आप जानते होंगे दोस्तों। रविशंकर प्रसाद केंद्र सरकार में मंत्री थे, मोदी की सरकार में। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और ये बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट थे। सुशील मोदी बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट, रविशंकर प्रसाद पार्ट 2 के स्टूडेंट, पार्ट 1 के स्टूडेंट, और लालू यादव सीजन्ड स्टूडेंट थे, जिसे हम कहते हैं सीजन्ड स्टूडेंट थे। अब क्या हुआ, 18 मार्च 1974 को लालू यादव ने पुलिस लाठीचार्ज और गोली जो चली उसमें जो 3 छात्र मारे गए। लालू यादव ने अफवाह फैलाया। दोस्तों इस बात को आप चेक कर लीजिएगा, कई सूत्र मिल जाएंगे आपको, कई लेखकों की किताबें हैं इस पर आ चुकी है। 18 मार्च 1974 को लालू यादव ने अफवाह फैलाया। अफवाह मैं बता रहा हूं, आप तुलना कीजिएगा आपकी सीजेपी के आंदोलन में क्या हो रहा है, आपको समझ में आएगा। दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने अफवाह फैलाया क्या कि लालू यादव की हत्या हो गई है, लालू यादव
पुलिस गोली फायरिंग में मारे गए। लालू यादव ने अफवाह फैलाया कि लालू यादव की पुलिस गोलीकांड में लालू यादव नहीं रहे, और उसके बाद पूरे पटना में आगजनी, लूटपाट, सब कुछ हुआ। पूरे पटना में आग लगा दिया गया। कई सिनेमा हॉल, अखबार के प्रेसेज, अखबार के कार्यालय, ये सब धू करके जलने लगे दोस्तों। सरकारी बस डिपो में सरकारी बसें धू करके जलने लगी। पूरा पटना जलने लगा और इसका असर राज्य के अन्य शहरों पर भी पड़ा। इतनी हिंसा हुई दोस्तों कि इस आंदोलन की शुरुआत करने वाला जो गंभीर वर्ग था, उस आंदोलन के लक्ष्य के लिए जो चिंतित था, उन लोगों को लगा कि यार ये आंदोलन तो इनके हाथ से निकल चुका है, इस आंदोलन में घुसपैठ हो चुका है। ऐसे तत्वों का, ऐसे लोगों की घुसपैठ हो चुकी है इस आंदोलन में जो आंदोलन को दिशाहीन बनाने वाले चले हैं। छात्रों के मुद्दे पर आंदोलन खड़ा करना इनका मकसद नहीं है, इनका मकसद तो कुछ और है। फिर शाम होते होते 5 बजे पता चला कि लालू यादव तो जिंदा है। लालू यादव कहां है? तो लालू यादव पड़े हुए हैं कहां? अपने भाई के सरकारी क्वार्टर में, अपने भाई के सरकारी क्वार्टर में, वेटनरी कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर में लालू यादव आराम कर रहे हैं। यह थी जेपी आंदोलन की सच्चाई। दोस्तों, जेपी आंदोलन में कांग्रेस और वामपंथियों के एक गुट, वामपंथी सीपीआई इंदिरा गांधी के साथ थी, इंदिरा गांधी के साथ थी। इमरजेंसी का समर्थन किया था सीपीआई ने, लेकिन सीपीएम इमरजेंसी के खिलाफ थी। तो वामपंथी के एक गुट के अलावे जितने भी लोग थे सब एक साथ थे, सब एक साथ थे। जैसे अभी आप देखेंगे कि एनडीए अकेले सत्ता में है और विपक्ष, पूरा विपक्ष, क्या केजरीवाल, क्या राहुल गांधी, क्या कम्युनिस्ट, क्या वामपंथी, क्या मुस्लिम खेमा, क्या किसान खेमा, ये जितने, क्या आरक्षण समर्थक, आरक्षण विरोधी, इस आंदोलन में सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों? सीजेपी के आंदोलन का वैसे ही 1974 के आंदोलन में भी था दोस्तों। सीजेपी के आंदोलन में आपको दिखेगा कि एक तरफ दलित राजनीति के पैरोकार, मनुवाद के विरोधी, ब्राह्मणवाद के विरोधी भी डफली बजाते दिखेंगे, वही ताली बजाते यूजीसी एक्ट पर नरेंद्र मोदी को गाली बकते हुए स्टूडेंट भी दिखेंगे। दोस्तों, उसी प्रकार की बातें इस आंदोलन में मोदी के खिलाफ कही जा रही थी। मोदी के खिलाफ जो नारे लग रहे थे दोस्तों, अब शब्दों का इस्तेमाल, वैसे ही नारेबाजियां इंदिरा गांधी के खिलाफ होती थी, वैसे ही नारेबाजी होती थी इंदिरा गांधी के खिलाफ। गली गली में मच्छर है, इंदिरा गांधी डैश डैश डैश। तो मैंने एक उदाहरण के लिए बताया दोस्तों, जैसे नरेंद्र मोदी को गालियां दी जा रही है, वैसे ही इंदिरा गांधी को गालियां दी जा रही थी। दोस्तों, जब ऐसी स्थिति हुई 18 मार्च 1974 को, तब इस गंभीरता से इस आंदोलन को चलाने की मंशा रखने वाले लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को ढूंढा। शुरुआत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन में आंदोलन में शामिल होने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस के बारे में कहा कि इस आंदोलन में फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी साथ है, यानी आरएसएस साथ है, इसीलिए हम इस आंदोलन में नहीं जाएंगे। लेकिन जब आरएसएस से जुड़े हुए के.एन. गोविंदाचार्य और राम बहादुर राय, इन दोनों ने मिलकर कन्विंस किया जयप्रकाश नारायण को, तो जयप्रकाश नारायण तैयार हुए आंदोलन में शामिल होने के लिए और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। जेपी को यह बताया गया कि आप गलतफहमी के शिकार हैं, आप केवल सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर रहे हैं। आप अगर इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेंगे तो यह आंदोलन गलत हाथों में जाएगा, और जब गलत हाथों में जाएगा आंदोलन तो इसके दुष्परिणाम जो होंगे उसके जिम्मेवार लोकनायक आप भी होंगे। लोकनायक की उपाधि वैसे बाद में दी गई थी,
तो ये जब पता चला लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, तब फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। और लोकनायक के इस आंदोलन में शामिल होते ही पहला जब मौन जुलूस दोस्तों निकला 8 अप्रैल 1974 को, 8 अप्रैल 1974 को मौन जुलूस पर पुलिस ने हल्की लाठीचार्ज की थी। उस दिन जेपी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगली बार दोस्तों जब 4 नवंबर 1974 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सचिवालय घेराव का कार्यक्रम बना था, सचिवालय घेराव का, बिहार सचिवालय, पटना सचिवालय की बात मैं कर रहा हूं, घेराव का जो दोस्तों जब कार्यक्रम बना था, तो उस दौरान जब पुलिस लाठीचार्ज हुई तो निशाने पर जयप्रकाश नारायण थे। कहा जाता है कि पुलिस को स्पष्ट निर्देश था कि लोकनायक के सर पर वैसे ही लाठी चलनी चाहिए जैसे लाला लाजपत राय के सर पर लाठी चली थी। लेकिन दोस्तों लाला लाजपत राय जब सैंडर्स ने लाठी चलाई थी लाला लाजपत राय पर दोस्तों, तो कोई बचाने वाला नहीं था। लेकिन इस बार लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बगल में खड़े थे नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख, कहा जाता है दोस्तों कि नानाजी देशमुख ने उस लाठी का प्रहार अपनी हाथों पर लिया था, जो लाठी सीधे निशाने पर ली गई थी लोकनायक के सर के लिए। तो दोस्तों आज वर्तमान में जो परिस्थिति है, सीजेपी का आंदोलन है, झारखंड में छात्रों का आंदोलन है, पंजाब में छात्रों सुगबुगाहट में है, कर्नाटक में भी छात्र असंतोष के शिकार है। कहीं ना कहीं छात्रों की समस्या तो है, शैक्षणिक अराजकता तो है देश भर के अंदर, शिक्षा व्यवस्था के में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता तो है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह आंदोलन विध्वंसात्मक है, इसे रचनात्मक बनाने की आवश्यकता है? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि क्या यह आंदोलन अभी तक, आप अंतर देखिए दोस्तों, जो दिल्ली में आंदोलन हुआ संसद मार्च के दौरान और रांची में जो आंदोलन चल रहा है, हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ आंदोलन है रांची में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन है। ये दोनों के बीच के अंतर आपको दिखेगा। पंजाब में अलग तरह का आंदोलन है, छात्र आंदोलन के नाम पर ही अलग अलग ताकतें आंदोलन का नेतृत्व करने का और इसका लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। ऐसे समय में आवश्यकता है कि इस आंदोलन को भी कोई लोकनायक जैसा चेहरा मिले जो इस आंदोलन को सही दिशा दे सके। दोस्तों छात्र वो ताकत है जिसकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर कर देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, भारत को मजबूत किया जा सकता है, लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। तो आज के दिन सवाल यही है कि क्या इस आंदोलन को, जो छात्रों का आंदोलन है, छात्रों का जो असंतोष है, इसको कोई सकारात्मक दिशा मिलेगा और मिलेगा तो वर्तमान जो परिस्थिति है दोस्तों, जिस प्रकार से इस आंदोलन में छात्रों को भड़काकर उसका बेजा इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है केवल, तो इसका कोई इस्तेमाल, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं है, अगर वो इसका बेजा इस्तेमाल भी करना चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे। यह आंदोलन भटकाव का शिकार होगा, केवल हिंसा का शिकार होगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज भी एक जेपी की आवश्यकता है? लेकिन फिर यह सवाल भी होता है दोस्तों कि जेपी के जितने भी शिष्य थे लगभग अधिकतर तो फेल भी कर गए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जेपी के हर शिष्य फेल नहीं किए। किसी एक लालू प्रसाद यादव के फेल करने से आप जेपी को का मूल्यांकन नहीं कर सकते। कई ऐसे जेपी के अनुयायी हैं दोस्तों जिन्होंने सर्वोदय के लिए रचनात्मक आंदोलन में अपने आप को खपा दिया है। जेपी के शिष्य को केवल अगर आप लालू यादव तक सीमित रखते हैं, अगर केवल नीतीश कुमार तक सीमित रखते हैं, तो फिर आप गलती करेंगे। वैसे भी लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी जैसे चेहरों में जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा। तो इसीलिए
मुझे लगा कि आज जब सीजेपी के आंदोलन और उसकी चर्चा पूरे देश भर में है तो निश्चित रूप से एक बार इसकी तुलना जेपी के आंदोलन से करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस आंदोलन में ऐसे तत्वों को कोई सफलता नहीं मिले जो अफवाह फैलाकर अपना मतलब साधना चाहते हैं। जैसे 1974 के आंदोलन में भी कई लोगों को सत्ता तो हासिल हो गई, लेकिन संपूर्ण क्रांति का क्या? संपूर्ण क्रांति खत्म। जेपी के निधन के साथ ही संपूर्ण क्रांति को भी तिलांजलि दे दी जेपी के अनुयायियों ने और जेपी के ताकत के बल पर सत्ता में आए हुए उनके शिष्यों ने। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।